हमारे पास ये हम यहाँ से शुरू करते हैं साइंटिफिक नॉलेज बेस ओवरव्यू ऑफ एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी टर्म्स। ये ओवरव्यू बताएंगे कि व्हाट इज एक्सरसाइज और एक्टिविटी का मतलब क्या है और मोबिलिटी किसे कहते हैं। व्हाट इज मोबिलिटी, यहाँ पर आप लोगों को इसकी तारीफ बताया गया है कि एबिलिटी द एबिलिटी टू मूव फ्रीली, सही है वो द एबिलिटी टू मूव फ्रीली इजली रैथमेटिकली एंड फोर्सफुली इन द एनवायरनमेंट को हम मोबिलिटी कहते हैं। सही है। एक्टिविटी और मोबिलिटी दोनों में क्या फर्क है? एक्टिविटी चलने फिरने को एक्टिविटी कहते हैं, जबकि मोबिलिटी मोबिलिटी हम इसको कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल बंदा करवट लेते हैं तो इसको मोबिलिटी कहते हैं। खुद करवट ले सकता है या नहीं, सही है, तो इसको हम मोबिलिटी कह सकते हैं, यानी टू मूव फ्रीली इजली रैथमेटिकली। और इसके अलावा पर्सफुली इन द इन्वायरमेंट, यानी पर्सफुल इसका ये है कि करवट लेना, ये पर्सफुल है ना इन्वायरमेंट में अपने आप को जिस तरफ आपको देखना है इस तरफ आप वो खुद ब खुद वो देख सकते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? मोबिलिटी कहते हैं। बॉडी अलाइनमेंट क्या है? रिलेशनशिप ऑफ वन पार्ट टू अनदर। बॉडी बैलेंस किसे कहते हैं? अचीव बाय लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एनहेंस बाय पोस्चर, यानी बैलेंस को हम पोस्चर के जरिए आप इसको एनहेंस अच्छा करा सकते हैं। कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट क्या होती है? कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट किसकी वजह से होती है? आपकी कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से होती है? एज ए रिजल्ट ऑफ वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बैलेंस, ये तीनों मिलके आपके कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट बना देती है। सही है। कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट इज पॉसिबल ड्यू टू द वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बैलेंस। दिस मेक पॉसिबल दिस मोबिलिटी। बॉडी मैकेनिक्स किसे कहते हैं? बॉडी मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन। हम देखो, हम सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि बॉडी मैकेनिक्स ऐसे तरीकाकार हैं जिसके जरिए हम अपने बॉडी को बैलेंस रखते हैं, यानी फॉर एग्जांपल कमर में दर्द ना हो, यानी कोई एबनॉर्मेलिटी क्रिएट ना हो जाए, कोई भी वजन उठाने के लिए एक ऐसा तरीका इख्तियार करना है जिसकी वजह से मेरा बॉडी मैकेनिक्स जो है, मेरे बॉडी के जो पार्ट्स है वो नॉर्मल अंदाज में रहे, इसको हम बॉडी मैकेनिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि बॉडी मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल लॉज टू द ह्यूमन बॉडी। हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल लॉज को, कानून को ह्यूमन बॉडी पे क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, स्पेसिफिकली इन रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी। यानी हम पोजीशन बनाते हैं, कौन सा पोजीशन बेस्ट होगा, यानी एक बोरी को उठाने के लिए मैं कौन सा पोजीशन वो करूंगा। बरीर आपका वो नेट का बहुत इशू आ रहा है। मैं क्या यूज करूंगा जिसके जरिए मेरा जो स्पाइनल कार्ड का कोई इशू ना क्रिएट हो जाए। तो ये क्या करते हैं? ये स्ट्रक्चर को भी स्पेसिफिकली रिगार्ड द स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी फंक्शन सबको बरकरार रखे पोजीशन को। इट इंक्लूड्स प्रॉपर बॉडी मूवमेंट एंड डेली एक्टिविटीज। इसमें क्या क्या शामिल होती है? इट इंक्लूड्स प्रॉपर, इसमें प्रॉपर मूवमेंट शामिल होती है, और इसके अलावा क्या शामिल होती है? डेली एक्टिविटीज, द प्रिवेंशन एंड करेक्शन। इसमें क्या क्या है? प्रॉपर बॉडी मूवमेंट एंड डेली एक्टिविटीज, यानी हम इसमें क्या क्या शामिल होते हैं बॉडी मैकेनिक्स में? क्या बॉडी मूवमेंट को, सही बॉडी मूवमेंट को इसमें अप्लाई करना है डेली एक्टिविटीज में। फॉर एग्जांपल आप बॉडी को उठाने के लिए क्या ऐसा मूवमेंट करोगे कि आप में प्रॉपर मूवमेंट में यूज करूं जिसकी वजह से मेरे कोई स्पाइनल इंजरी ना हो जाए। मैं गाड़ी को कैसे चलाऊंगा, मैं कुर्सी पर कैसे बैठूंगा, दीज आर ऑल बॉडी मैकेनिक्स। सही है। द प्रिवेंशन एंड करेक्शन ऑफ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद पोस्चर्स, ये सब जो है प्रिवेंशन और करेक्शन ऑफ प्रॉब्लम जो है, ये सब एसोसिएट करती है, ताल्लुक रखती है आपके पोस्चर के साथ। यानी पोस्चर क्या के करवट के साथ, यानी उठने बैठने के साथ, ये इस पे इसका एसोसिएशन होती है, इस पे दारोमदार होती है। एंड एनहेंसमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड एंड्योरेंस, और इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट होती है, इसको कोऑर्डिनेशन को एनहेंस भी करा सकता है और इसको बेहतर बनाया जा सकता है बाय व्हाट? बाय प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स या प्रॉपर बॉडी मूवमेंट से हम इसको मुमकिन बना सकते हैं। तो ये हमारे पास एज अ नर्स जो है बॉडी मैकेनिक्स का अहम किरदार होता है। लेकिन हम जब अगर बॉडी मैकेनिक्स प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ, सही है, प्रॉपर पोस्चर को हम यूज नहीं करेंगे
सही है, डेली एक्टिविटीज में, तो फिर क्या होगा, हमारे पास काइपोसिस लाइक लोडोसिस लाइक कंडीशन क्या हो सकती है, प्रोड्यूस हो सकते हैं ओल्ड एज में। फिर लोग बोलते हैं मेरे कमर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, सही है, मेरे नेक में दर्द है। आप लोग अगर सही बॉडी मैकेनिक्स के साथ रात को सही नहीं सोते हो, तकिया वगैरह सही यूज नहीं करते हो, सही पोस्चर के साथ नहीं सोते हो, तो फिर क्या होता है, आपके नेक में दर्द होता है सुबह सवेरे। तो दीज आर एसोसिएटेड टू द एबनॉर्मल या रॉन्ग पोजीशनिंग या रॉन्ग यूजिंग ऑफ पोस्चर की वजह से ये होता है। तो एज अ नर्स जो है हमें क्या करना होता है, वी यूज द प्रॉपर पोजीशनिंग while doing any type of activities, either sleeping, either activities, either walking, either running। ये सब चीजें किसके साथ ताल्लुक रखती है, प्रॉपर पोजीशनिंग और प्रॉपर पोस्चर पे इसके साथ ताल्लुक रखती है। सही है। हमारे पास ये क्या है, ओवरव्यूज ऑफ एक्सरसाइज एक्टिविटी। फ्रिक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन रगड़ को कहते हैं फोर्स दैट ऑकर्स इन अ डायरेक्शन टू अपोज मोमेंट। अपोज जो मोमेंट के अपोज में होती है, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ अपोज मोमेंट के डायरेक्शन में होती है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। फोर्स दैट ऑकर्स इन अ डायरेक्शन टू अपोज मोमेंट। सही है। और एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी किसे कहते हैं? एक्टिविटी तो आपको पता है, चलने फिरने को एक्टिविटी कहते हैं, एक्सरसाइज एक्सरसाइज को कहते हैं। A patient's individualized exercise program depends on the patient's activities, tolerance, or the types and amount of exercise or activity that the patient is able to perform। हमारे पास पेशेंट्स क्या है, इंडिविजुअलाइज है, वो इंडिविजुअलाइज करता है। हम खास तौर पे पेशेंट को एक्सरसाइज प्रोग्राम बता देते हैं कि किस तरह आपको एक्सरसाइज करना है। ये सब चीजें किस पे इन्हेसार करते हैं, डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स एक्टिविटीज टॉलरेंस, को कितना बर्दाश्त कर सकता है, कितने एक्टिविटीज बर्दाश्त कर सकता है, और द टाइप्स ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, या कितना ये एक्सरसाइज बर्दाश्त कर सकता है, या और एक्टिविटी डेट द पेशेंट इज एबल टू परफॉर्म, या पेशेंट में कितनी काबिलियत है को इतनी एक्सरसाइज का, या एक्टिविटी जो चलता फिर सकता है कितना एक्सरसाइज कर सकता है। ये सब चीजें इस पे इन्हिसार करते हैं। हमारे पास दो किस्म के वो है, और भी है, आइसोटोनिक एक्सरसाइज है, एक होता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। सही है। इसमें हम टोनिसिटी को बढ़ा देती हैं, और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, हमारे पास दो किस्म की एक्सरसाइज होते हैं, आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक। और भी है, हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज आइसोटोनिक, व्हाट इज आइसोमेट्रिक, को हम डिटेल से पढ़ेंगे आप लोगों के फर्दर उसमें। रेगुलेशन ऑफ मोमेंट, मोमेंट को रेगुलराइज करने के लिए, चलने फिरने को रेगुलराइज करने के लिए वो कौन होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है। स्केलेटल सिस्टम में हमारे पास ज्वाइंट्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, और कार्टिलेजेस होते हैं। आप लोगों को पता होगा लिगामेंट्स किसे कहते हैं और टेंडन किसे कहते हैं, कुछ पता है या नहीं? बोन टू मसल कोई अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, बोन टू मसल। और बोन टू बोन को क्या कहते हैं, आप लोग मैसेज पे बता सकते हो, व्हाट इज लिगामेंट, व्हाट इज टेंडन, ये आप लोग जवाब दोगे इसका। और इसके अलावा स्केलेटल मसल्स होती है हमारे पास। और स्केलेटल मसल किसे कहते हैं, अटैचमेंट ऑफ मसल्स टू व्हाट, अटैचमेंट ऑफ मसल टू द स्केलेटल, इसको स्केलेटल मसल कहते हैं। मसल कंसर्न विद मूवमेंट, मसल का काम क्या होता है, मूवमेंट के साथ काम करता है, मूवमेंट के लिए काम करता है। मसल कंसर्न विद पोस्चर के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। मसल की ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल है, माइकार्डियल मसल है, स्मूथ मसल्स है। इसके अलावा और कौन से मसल है, माइकार्डियल हो गया, स्मूथ हो गया, और स्केलेटल मसल होते हैं। और नर्व सिस्टम भी होता है जो आपके मूवमेंट को बरकरार रखता है। और क्या है, प्रोसेप्शन और बैलेंस होती है। ये आप लोग खुद देख लेना। टर्म्स टू नो, व्हाट इज रेंज ऑफ मोशन, इसको हम शॉर्टकट में आरओएम भी कहते हैं। आप लोग हॉस्पिटल साइड में हम ये लिखते हैं आरओएम, एक्सरसाइज डन। व्हाट इज रेंज ऑफ मोशन किसे कहते हैं, ज्वाइंट्स इज द मैक्सिमम मोमेंट दैट इज पॉसिबल फॉर द ज्वाइंट। यानी ज्वाइंट्स का, यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एंकल ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है, तो इसमें जितना भी मैक्सिमम मोमेंट को हम जो करा देते हैं, इसको हम आरओएम एक्सरसाइज कहते हैं, या आरओएम मोशन भी कहते हैं। एक्सरसाइज किसे कहते हैं, जब जिस पेशेंट का यानी नी रिप्लेसमेंट हुआ होता है, जिसके घुटने चेंज हुआ होते हैं, या कोई प्रोसीजर हुआ होता है, तो हम क्या कहते हैं, इन पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन कहते करते हैं। या कोई स्ट्रोक का पेशेंट हो, या जो न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी के साथ जो पेशेंट होते हैं, इसका हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ मोशन कराते हैं, ताकि क्या हो, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। एक्सरसाइज किसे कहते हैं,
Active exertion of muscle involving the contraction and relaxation of muscle group is termed exercise. Active exertion of muscle जिसमें contraction और relaxation शामिल होती है मसल ग्रुप में, इसको हम एक्सरसाइज कहते हैं. A type of physical activity defined as, हमारे पास क्या है, डिफाइन एज प्लेन स्ट्रक्चर एंड रिपीटेटिव बॉडली मूवमेंट डन टू इंप्रूव और मेंटेन फिजिकल एक्टिविटी. हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, फिजिकल एक्टिविटी एक प्लेन या स्ट्रक्चर या रिपीटेटिव बॉडी मूवमेंट को कहते हैं जिसका मकसद क्या होता है, इंप्रूव करना होता है या मेंटेन रखना होता है अपने फिजिकल एक्टिविटी को. फॉर एग्जांपल मैं एक 10 किलोमीटर चल सकता हूं, तो मुझे ये 10 किलोमीटर चलना जो है लाइफ टाइम बरकरार रहे, मेरा जिस्म जो है हेल्दी रहे, तो इसको बरकरार रखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं फिजिकल एक्टिविटी करूंगा. तो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो मेंटेन करने के लिए लाजिम है और एक्सरसाइज करना. टाइप ऑफ एक्सरसाइज में हमारे पास आइसोटोनिक एक्सरसाइज है. व्हाट इज आइसोटोनिक? डायनेमिक एक्सरसाइज इन व्हिच मसल शॉर्टन्स टू प्रोड्यूस कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट, जिसमें मसल शॉर्टन हो जाते हैं और कंट्रैक्शन पैदा करते हैं और मूवमेंट पैदा करते हैं, जैसे रनिंग है, वॉकिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग. दिस इज द टाइप ऑफ व्हाट, आइसोटोनिक एक्सरसाइज. तो हमारे पास जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं तो इसको हम फिर पहले क्या करते हैं, वॉक कराते हैं, फिर रनिंग करा देते हैं और साइकिलिंग भी करा देते हैं, ताकि इसका क्या हो, मसल टोन को क्या करना है, बेहतर कराना होता है, मसल टोन को इंप्रूव कराना होता है. देयरफॉर आई डू द आइसोटोनिक एक्सरसाइज. तो ये फिजियोथेरेपी ज्यादातर कराते हैं. व्हाट इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज? देयर इज चेंज इन मसल टेंशन बट नो चेंज इन मसल लेंथ. इसमें मसल लेंथ वगैरह नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है, मसल टेंशन बढ़ता है, पेशेंट सीबीआर होता है, टेंसिंग, एक्सटेंडिंग एंड रिफ्लेक्सिंग एक्सरसाइज होती है. यानी पे फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है बेड पे पड़ा होता है, हम पेशेंट को क्या करते हैं, इसका घुटना जो है मोड़ के फिर सीधा करते हैं और फिर इस तरह करा देते हैं, तो इसको हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं. इस तरह हाथों को भी क्या करते हैं, हाथों को भी शो वो करा देते हैं. आप लोग जो बॉडी बिल्डिंग के लिए करते रहते हो तो वो आइसोटोनिक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को कहते हैं, जबकि आइसोटोनिक में रनिंग, वॉकिंग और स्विमिंग और साइकिलिंग वगैरह आ जाती है. एक है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, जिसमें क्या होता है, मसल कंट्रैक्शन और टेंशन अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाती है, इसको हम आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कहते हैं. बल्कि दूसरा जो है एरोबिक एक्सरसाइज है. व्हाट इज एरोबिक एक्सरसाइज? एरोबिक एक्सरसाइज में हमारे पास क्या होता है, एक्टिविटी विच कंज्यूम ग्रेटर ऑक्सीजन देन द एक्टिविटी यूज्ड टू प्रोड्यूस. एरोबिक एक्सरसाइज और टाइप ऑफ एक्सरसाइज होते हैं जिसमें ऑक्सीजन कंज्यूम, जैसे दौड़ने में भी, दौड़ना भी एक एरोबिक एक्सरसाइज है जिसमें आपको रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन जो है ज्यादा होती है, इतना एक्टिविटी नहीं करते जितना आपको रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है. तो इससे हम इसको किस्म की एक्सरसाइज को एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं. जो आप लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज पढ़े हैं, कल आप लोग ये डिटेल से मुझे समझाओगे, एग्जाम्पल के साथ आप लोग वीडियो भी देख सकते, कुछ भी कह सकते हो. व्हाट इज आइसोटोनिक एक्सरसाइज, व्हाट इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, व्हाट इज आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, व्हाट इज एरोबिक एक्सरसाइज, आप लोग डिटेल से आप लोग मुझे समझाओगे. बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज के क्या फायदे हैं? इंक्रीज ज्वाइंट फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या करता है, ज्वाइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा देता है, आपकी यानी ज्वाइंट मोमेंट की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देता है. सही है. इसके अलावा टोन को बढ़ा देता है, टोनिसिटी को बढ़ा देता है, बोन डेंसिटी जो है उससे क्या हो जाता है, आपकी बोन की स्ट्रेंथ को, कुवत को क्या करता है, मेंटेन रखता है. इंक्रीज कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देता है और परफ्यूजन को फिर बढ़ा देता है. जब परफ्यूजन बढ़ेगा, कार्डिक परफ्यूजन, तो टिश्यू को और सेल्स को ब्लड मिलेगा और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो क्या हेल्दी रहेंगे. इसके अलावा प्रिवेंट्स पुलिंग ऑफ सिक्रेशन इन लंग्स, इसके अलावा सिक्रेशन को लंग में नहीं होने देता है, बाहर निकालता है. प्रिवेंट स्टेटस ऑफ यूरिन, यूरिन के स्टेसिस को यानी क्या बोलते हैं, रिटेंशन से बचाते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिवली ज्यादातर पेशेंट आते हैं, उन लोगों का स्टेसिस होता है, रिटेंशन में होते हैं, तो इसलिए ऐसे पेशेंट को हम पानी ज्यादा पिलाते हैं और एक्सरसाइज करा देते हैं, यानी वॉकिंग करा देते हैं, तो कुछ देर के बाद इन लोगों का यूरिन जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाता है. इसके अलावा प्रोड्यूस सेंस ऑफ वेलबींग, इसके अलावा पेशेंट के सेंस ऑफ वेलबींग को बढ़ा देता है. कौन? एक्सरसाइज. व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ, जब आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, जब आप चलोगे नहीं, सीबीआर रहोगे, तो क्या होगा, आपकी कॉन्ट्रेक्चर किसे कहते हैं, कॉन्ट्रेक्चर का मतलब ये है कि ज्वाइंट जो है अपने यानी बिल्कुल क्या बोलते हैं, जम जाते हैं, जम जाते हैं.
यानी आपकी ज्वाइंट की मूवमेंट जो है वो बिल्कुल, ज्वाइंट में जो मूवमेंट होती है वो बिल्कुल रुक जाते हैं, इसको कॉन्ट्रेक्चर कहते हैं, एट्रोफी हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, मसल की स्टिफ हो जाती है और फुट ड्रॉप हो जाता है। आपके पाँव जो है ड्रॉप हो जाता है, बिल्कुल इस तरह लटकता रहता है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस और एम मोबिलिटी की वजह से डीवीटी हो जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है, हाइपोस्टैटिक नमूनिया हो जाता है, नमूनिया की चांसेस ज्यादा होते हैं। इससे हम पेशेंट को क्या कहते हैं, स्पायरोमेट्री कराते हैं, एक्सरसाइज होते हैं ताकि नमूनिया ना हो पेशेंट को। इसके अलावा प्रेशर अल्सर यानी स्किन ब्रेकडाउन हो जाता है, बेडसोर वगैरह के चांसेस ज्यादा होते हैं, प्रेशर अल्सर और रिड्यूस स्किन टर्गर। इसके अलावा स्किन टर्गर क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाती है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, वो कौन से फैक्टर्स है, कौन से आवामिल जिसकी वजह से आपकी एक्टिविटी और एक्सरसाइज पे इन्फ्लुएंस हो। डेवलपमेंटल चेंज, वो कौन से फैक्टर, जैसे इन्फेंट्स और स्कूल एज चिल्ड्रन, स्कूल एज चिल्ड्रन की एक्टिविटी और एक्सरसाइज तो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एडोलेसेंट है, यंग टू मिडिल एडल्ट, यंग जैसे जैसे मिडिल एडल्ट की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं तो इन लोगों के एक्सरसाइज पैटर्न एक्टिविटी में चेंजेस आ जाती है। ओल्डर एडल्ट की एक्टिविटी कम हो जाती है, बिहेवियर एस्पेक्ट में भी चेंज हो। पेशेंट आर मोर लाइकली टू इनकॉर्पोरेट एन एक्सरसाइज प्रोग्राम इफ दोज अराउंड देम आर सपोर्टिव। पेशेंट जो है ज्यादातर इनकॉर्पोरेट एन एक्सरसाइज प्रोग्राम के लिए क्या हो जाते हैं, एक्सरसाइज प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं ज्यादातर जब वो क्या हो, जब इसके साथ हम सपोर्टिव एक्सरसाइज करा देते हैं। और इसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यू भी हो सकता है, अगर अच्छा एनवायरमेंट होगा तो एक्टिविटी और एक्सरसाइज अच्छा होगा। लेकिन अगर हमारे पास वर्क साइड पे एनवायरमेंट, स्कूल साइड और कम्युनिटी साइड में अच्छा एनवायरमेंट, पार्क वगैरह की अवेलेबिलिटी ना होगी तो दिस विल आल्सो डिफेक्ट ऑन या इफेक्ट ऑन इम्प्यूज ऑन एक्टिविटी और एक्सरसाइज पे, ये भी इम्प्यूज हो सकते हैं। कल्चर और एथनिक इम्प्यूज भी हो सकते हैं। बाद लोग जो है कल्चरली तौर पे वो क्या करते हैं, ज्यादा चलने फिरने को क्या कहते हैं अच्छा नहीं समझते हैं। फैमिली और सोशल सपोर्ट की भी नीड होती है एक्टिविटी और एक्सरसाइज पैटर्न के लिए, सही है। कुछ वो होती है। हमारे पास ये असेसमेंट के टाइप्स है जिसमें डायग्नोसिस करा देते हैं पेशेंट की एक्टिविटी एक्सरसाइज की, कि पेशेंट को कॉन्ट्रेक्चर क्यों हुआ, पेशेंट को एम मोबाइल क्यों हुआ, इसका असेसमेंट करते हैं, फिर डायग्नोसिस बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और इसके लिए क्या इंप्लीमेंटेशन करते हैं। पेशेंट फॉर एग्जांपल, पेशेंट जो एम मोबाइल है तो एम मोबाइल को मोबाइल में लाने के लिए क्या प्लान करोगे और इस प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। पेशेंट फॉर एग्जांपल सीबीआर है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे क्या करना है, इसको चलाना फिराना है। जब मैं पेशेंट को सीबीआर से उठा के मैं इसको चलाना फिराना कराऊंगा, रनिंग वॉक कराऊंगा, तो इसका एवोल्यूशन क्या होगा, पेशेंट के चांसेस ऑफ स्किन बेडसोर के चांसेस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और चांसेस पेशेंट का जो आउटकम हो गया या रिटेंशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ तक आज के लिए काफी है और देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, सही है।